एनएचपीसी एनएचपीसी ने अपनी बहुत सी वैकेंसीज़ सालों साल रिलीज़ करी हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। और अब एनएचपीसी में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, बाकी एग्ज़ाम्स से कितना अच्छा है कितना नहीं है, ऐसे बहुत से सवाल जब भी कोई वैकेंसी आती है हमारे सामने होते हैं। आज ये एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए है क्योंकि हम इसमें एनएचपीसी के रिगार्डिंग ही बात करेंगे और एनएचपीसी में क्या प्रोफाइल होती है, इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सैलरी है, क्या प्रमोशन स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है रवि। ये थोड़े समय पहले एनएचपीसी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें सेलेक्ट हुए थे और यही आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि एनएचपीसी क्या है, क्योंकि प्रेजेंटली इज़ वर्किंग इन एनएचपीसी एज अ जूनियर इंजीनियर। तो सबसे पहले वेलकम टू टेक्स्ट बुक रवि। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो रवि, सबसे पहले तो अभी मुझे लगता है कि एनएचपीसी के साथ काम करते करते थोड़ा अच्छा लगता होगा। बिल्कुल सर, मुझे भी 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। ओके, दो साल हो गए। ओके, तो एनएचपीसी में आप कौन से साल में सेलेक्ट हुए थे? मैं सर नवंबर 2023 ज्वाइन किया था मैंने। ओके, नवंबर में 2023 में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो मतलब क्योंकि बहुत से बच्चे इस वीडियो से सीखने वाले हैं एनएचपीसी के लिए और प्रेजेंटली अभी वैकेंसीज़ भी निकली हुई हैं और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके लिए वैकेंसी आई हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रोफाइल क्या है एनएचपीसी की? सर एनएचपीसी में हमें जेई सिविल से करते हैं और ये हमारा कैडर सुपरवाइज़र कैडर के अंदर आता है एनएचपीसी में, और ये S1 के अंदर आता है। और इसमें आपको बहुत सारे काम है जो ऑफिस वर्क और आपको सिविल के वर्क हैं। अगर आपके पास होगा असाइन तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे। ओके, तो एनएचपीसी मतलब बेसिकली काम क्या करती है? पहले तो लोगों को ये थोड़ा बच्चों को आइडिया लगे कि एनएचपीसी का काम क्या है, फिर उसमें आप क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, एनएचपीसी बिजली बनाती है, ठीक है, और पानी से। ठीक अब है। उसमें हमारा सिविल वर्क्स बहुत सारा है, डैम, टनल, पावर हाउस, और भी लेके कॉलोनी बनाना, कॉलोनी मेंटेनेंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो एज अ सिविल इंजीनियर हम क्या क्या देखते होंगे वहाँ? अगर सर अगर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में तो आपको तो टनल वर्किंग जो भी सिविल वर्क हो रहे हैं वो आपको देखने। फिर अगर प्रोजेक्ट बन चुका है रनिंग में तो फिर आपको मेंटेनेंस वर्क देखना है। एज आप सिविल इंजीनियर हो, कॉलोनी मेंटेनेंस है, फिर डैम पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डैम देखना है, पावर हाउस के अंदर जो भी है थोड़ा। तो एनएचपीसी तो जैसे देश के बहुत से हिस्सों में है, तो आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? सर मैं JNK जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हूँ। बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उरी। और उरी तो देखिए हमारे देश की एक बहुत फेमस जगह भी रही है क्योंकि इस पर पिक्चर भी बन चुकी है, आप जानते ही होंगे। जी सर। और अपने आप में बहुत सारे लोगों के मन में जब उरी का नाम आता है तो एक डर भी आ जाता है, क्योंकि उरी में पास्ट में आप जानते हैं कुछ अटैक्स भी हुए हैं और कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उरी अपने आप में एक सेफ़ जगह है हमारे लिए? हाँ बिल्कुल सेफ जगह है, बट मन के डर का कुछ इलाज नहीं होता ना। आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, पूरी CISF है। एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट पे 200 लोग के करीब एनएचपीसी के एम्प्लॉय होंगे और 400 से प्लस CISF है। तो सिक्योरिटी अच्छी खासी, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स है। तो अभी रिसेंट जो किस्सा हुआ इंडिया पाकिस्तान का वॉर, उसमें कुछ हमें देखने को मिला, आप जहाँ पर पोस्टेड हैं उरी में? हाँ थोड़ा बहुत तो देखने को मिला सर, बट हमें नहीं डरने की, वहाँ बहुत सिक्योरिटी है। तो मतलब एज एन इंडियन वी आर फुली सिक्योर? बिल्कुल सेफ है। ठीक है। जैसा कि अभी हम चर्चा में भी थे तो आपने कहा कि हमारे यहाँ कुछ 4-5 बॉम्ब्स भी गिरे। हाँ तो उससे कुछ नुकसान? थोड़ा बहुत नुकसान, अब वॉर होता है तो सर वॉर में नुकसान तो होता ही है, देखिए। ठीक है, लेकिन वी कैन प्राउडली से दैट कि वी आर फुली सिक्योर। फुल्ली सिक्योर। ठीक है। अच्छा, एनएचपीसी और कहाँ कहाँ पर है? सर JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, ओके, नॉर्थ ईस्ट का फेज़ अपना हो गया, लोकटक हमारा पावर स्टेशन है, सिक्किम में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, अरुणाचल, असम। ओके। तो मतलब मेजरली ये जितने भी स्टेट्स हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा काम है या फिर हिली एरियाज़ में ज़्यादा काम है? तो मतलब अगर कोई एनएचपीसी में जाने की इच्छा रखता है तो ये क्लियर एक होना चाहिए कि हमें पहाड़ वाले एरियाज़ में ज़्यादा रहने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो जैसे इस प्रोफाइल में जैसे आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स हैं एनएचपीसी में जाने के? एनएचपीसी में जाने के पहली बात तो एक जॉब मिल जाती है सबसे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सैलरी भी बहुत हैंडसम है, ओके, पक्स भी अच्छे खासे। और मैं जैसे हम हैं तो मेडिकल से बहुत डरते हैं, तो एनएचपीसी का मेडिकल बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों, जैसे आप हो, आपके डिपेंडेंट हैं,
खुदा ना खास कभी भी कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप कितने से भी अच्छे हॉस्पिटल में एनएचपीसी से इम्पैनल्ड है तो आप अनलिमिटेड इलाज करा सकते हैं। और आईपीडी जैसे अगर नहीं है तो आपके घर के पास भी है, जैसे कोई बिहार से आता है, वहाँ पे एनएचपीसी का इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ इलाज कराए, जो भी बिल लगता है वो सबमिट करे और वो पूरा का पूरा रिफंड मिल जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं कटता, तो रिलैक्स फ्री। अच्छा, ये ओके। तो ये तो बड़ी मतलब सही चीज़, मतलब ये आप जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको आइडिया नहीं कि एनएचपीसी में ही मिलता है ऐसा या बाकी जगहों भी मिलता है। अभी तो सर मुझे जितना पता है एनएचपीसी का बेस्ट है, बाकी पीएसयूज में मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि एनएचपीसी। एनएचपीसी भी हमारा पीएसयू है। हाँ, ओके, तो मतलब बहुत से ऐसे स्टेट लेवल के जॉब्स होंगे जहाँ पर इतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितनी एनएचपीसी देते थे। यस सर, स्टेट लेवल से तो जैसा कि आपने कहा कि पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो क्या पर्क्स क्या क्या मिलते हैं? सर इसमें पहले बात लोकेशंस के हिसाब से यूनिफॉर्म रिम्बर्समेंट मिलता है। जैसे डिफिकल्ट लोकेशन पे 90,000 है, हार्ड लोकेशन पे 1,10,000। मतलब 1,10,000 रुपये तक सिर्फ कपड़े, अपने कपड़े खरीदने के अपने कपड़े खरीदने के लिए। लिए। ठीक है, साल में? साल में, हर साल रिन्यू होता है, अप्रैल टू अप्रैल फाइनेंशियल ईयर। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा सर आपको मोबाइल का फ़ोन का मिलता है। कितने? 14,000, 14.5। लेकिन 14,000 रुपये में अच्छा फ़ोन आ जाता है यार। यस सर। हाँ, तो बढ़िया ही है फिर तो। फिर और इसके अलावा? इसके अलावा सर आपको पीआरपी मिलती है 85,000। और पीआरपी का मतलब क्या होता है? पीआरपी परफॉर्मेंस रिलेटेड। अच्छा, मतलब कि एनएचपीसी आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, तो उसके हिसाब से 85,000 अप्रॉक्सीमेटली वो आपको साल में उसके भी एडिशनल देते हैं। ये सब सैलरी का हिस्सा नहीं है? ये सब सैलरी का। इसके अलावा और सर फर्नीचर का भी मिलता है 60,000, 5 ईयर्स के लिए होता है, और हर साल 10% डेप्रीशिएशन के हिसाब से नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप दोबारा भी ले सकते हैं। ओके, 50,000 आपको फर्नीचर मतलब हर 5 साल में कुल मिला के हम 60,000 रुपये ये भी ले रहे हैं। यस सर। और लोकेशन के हिसाब से भी कुछ? लोकेशन के हिसाब से नहीं सर, वैसे लोकेशन का अलाउंसेस भी अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट में 10% एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, और साइट अलाउंसेस के नाम से मिलता है, मतलब लोकेशंस पे वेरी करता है। मेडिकल बेनिफिट्स ये अलग हो गए? मेडिकल बेनिफिट्स तो अलग है। तो यार मतलब काफ़ी अलाउंसेस हैं। और अगर हम ओवरऑल सैलरी की बात करते हैं तो ग्रेड पे क्या है? ग्रेड पे सर 29,600 है। ओके, नहीं तो बेसिक हो गई हाँ, अपनी। ये बेसिक। ठीक है, मतलब ओवरऑल सैलरी अच्छी बन जाती है कुल मिला के। अगर इतनी बेसिक है तो हम ऐसा कह सकते हैं 65-70 हज़ार रुपये के आसपास चली जाती है खींच कर। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको 60K की मिलेगी, और डिपेंड कर जाता है ये आपके एचआरए पे। और फिर ये जो इंक्रीमेंट है ये कितने कितने टाइम में मान के चलते हैं? सर 3 जैसे आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते तो आपको पहले साल 2 इंक्रीमेंट मिलता है। एक तो एनुअली जो लगता है वो, और एक आपका प्रोवेशन क्लियर होता है, फर्स्ट ईयर प्रोवेशन, तो 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। तो अभी मेरी 31,600 ऐसे कुछ बेसिक पे है, तो मेरा 66K ग्रॉस बनता है। ओके, अदर बाकी अलाउंसेस। अभी 8th पे कमीशन लगेगा फिर? तब तो सोचा नहीं है, वो तो ऑफ कोर्स 1.5 होगा। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये कि 8th पे कमीशन लगने के बाद तो ये बहुत अच्छा ड्रॉ हो सकता है। Yes. तो पर्क्स भी बहुत अच्छे हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। और अच्छा, इसमें जैसे इतनी हार्ड लोकेशंस हैं तो इसमें रहने के लिए क्या प्रोविजंस होते हैं? और खाना भी वही, क्योंकि डिफ़िकल्ट लोकेशन आप कह रहे हो, तो खाने का रहने का ये कैसे किया जाता है? जैसे सर ये डिपेंड कर जाता है लोकेशन बाय लोकेशन। जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ वो लोकेशन ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमारी पूरी कॉलोनी है। अगर जहाँ नहीं है वहाँ एनएचपीसी आपको रेंट पे लेके देगी। ऐसी बात नहीं कि आपको ऐसे कहीं छोड़ देगी। तो एनएचपीसी आपकी सिक्योरिटी का भी, रहने खाने का, सबकी व्यवस्था रखती है। ओके, जैसे मैं हूँ तो मुझे एक 1 BHK कह सकते हैं मिला हुआ है, और उसमें सारी फैसिलिटी भी दे रखी है, डबल बेड, फ्रिज सब। तो फिर फर्नीचर के पैसे क्यों ले रहे हो भाई? नहीं, वो तो सर वो तो एनएचपीसी दे रही है एक्स्ट्रा। वो जैसे जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपके डिपेंडेंट रह रहे हैं। इसके बाद मतलब कुल मिला के ये कि समझ में आ रहा है कि यार दे भी सब कुछ रहे हैं। और फिर उसके बाद और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी 2 नई स्कीम और आई है, शुभम नाम से आई है। तो अभी आप जो भी नई ज्वाइन करेंगे तो उनको इनिशियली स्टेबलाइजमेंट करने के लिए 25,000 और मिल रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली कुछ तौलिया खरीदना हो, बेड शीट खरीदनी हो, एटसेट्रा, जो भी। तो 25,000 रुपये इसके अलग? इसके अलग है सर। ये भी अगर आप शादी करते हैं उसके भी 25,000 रुपये मिल रहे हैं। तो एनएचपीसी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये तो देखो सब बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सर चैलेंजेस लोकेशन है बस। मतलब आप शहर में नहीं रह सकते हो क्योंकि एनएचपीसी का काम है भाई, तो हाइड्रो पावर का काम है, तो बेसिकली आपको ऐसी रिमोट लोकेशंस में ही पोस्टिंग मेजरली मिलती है। ठीक है, मतलब लेकिन ये है कि हाँ, जो भी बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से, असम से, या फिर आपने कहा JNK से, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके लिए होम स्टेट हो गया वैसे। स्टेट है बिल्कुल, क्योंकि JNK में 8-10 प्रोजेक्ट है हमारे, हिमाचल में भी 6-7 प्रोजेक्ट हैं,
उत्तराखंड में भी है, अभी नॉर्थ ईस्ट में हम डेवलप कर ही रहे हैं, वो और भी प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल इवन कह सकते हो, उसके लिए भी अच्छा है। ओके, और प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है? सर प्रमोशन जैसे आप इनिशियली लगेंगे तो S1 पे लगेंगे, S1 के बाद आप S2 पे जाएंगे 4 साल बाद, फिर S2 से S3, फिर 4 इयर्स, और S3 से S1 S2 में क्या अंतर है? जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर कहेंगे आपको कि जूनियर इंजीनियर? जूनियर इंजीनियरिंग। अच्छा, बस वो लेवल आपका अपग्रेड अपग्रेड हो जाएगा। हाँ सर, फिर उसके बाद S ग्रेड के बाद E1 एग्जीक्यूटिव ग्रेड आता है, E1 E2 पे आप इंजीनियर रखते हैं। फिर तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आपके पास मेजरली कब कौन से ग्रेड से आना शुरू हो जाती हैं? सर E4 के बाद अच्छे शुरू हो जाती हैं। यस सर। ओके, तो काफ़ी मतलब सही है फिर तो, मतलब अच्छा जा रहा है कि आप पर्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं, अलाउंसेस भी अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, अगर आप SSC जैसे एग्ज़ाम से जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट तो बहुत सारे चूज़ करने को मिलते हैं, लेकिन इतने अलाउंसेस नहीं मिलते हैं बहुत से, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट जैसे MES है जो अच्छे खासे डिपार्टमेंट मतलब अलाउंसेस देता है आपको SSC के थ्रू, लेकिन शिपिंग एंड पोर्ट है और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर कंपैरिजन अलाउंसेस का जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो रहा है, लेकिन इतने अलाउंसेस NHPC जितने किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलते शायद। ओके, चैलेंजेस आपने कहा कि एक साइट का थोड़ा सा रहता साइट अलाउंस, ठीक है। अच्छा, जैसे अब इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तभी मैंने कहा इस पॉडकास्ट को करते हैं और आपसे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अब NHPC भाई मुझे लुक्रेटिव तो नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो इसमें जाने के लिए प्रिपरेशन क्या जर्नी रही आपकी? सर प्रिपरेशन में फर्स्ट है, मैंने पहले तो अपना सब्जेक्ट सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद आपको फिर टेस्ट सीरीज और रिवीजन ये तो करना ही है बस। मतलब मेजर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है, अगर सिंपल आप पढ़ते हो, अच्छे एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छे से निकल सकते हो, बहुत अच्छे से निकल। तो मुझे आप इजी कैसे लगा। स्टूडेंट रहे हो? मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा कोई ना हाई फाई ग्रेड का रहा हूँ। तो जैसे जब प्रिपेयर करते तो प्रिपेयर कैसे किया आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद एक बार सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद फिर यूट्यूब से तो आपकी बहुत सारी मैराथन लिए हैं, ठीक है, और क्लासेस ऐसे ही, फिर रिवीजन और जो भी नए पेपर्स होते हैं। तो जब प्रिपरेशन में था तो जैसे भी कोई भी दूसरे स्टेट में पेपर होता था तो उस पेपर को सॉल्व कर देते। एक्चुअली सारे एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो जैसे किसी एक बच्चे को प्रिपेयर करना हो तो वो कैसे इवेलुएट करे कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है NHPC के लिए, और क्या 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 स्ट्रैटेजी उसे फॉलो करनी चाहिए? कई बार ऐसे सवाल आते हैं और मुझे लगता है आपके मन में भी आए होंगे, तो उसको कैसे मतलब डिकोड किया जाए? पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जैसे सिविल इंजीनियर तो बहुत बच्चों का वो जो नॉन टेक वाला पार्ट होता है कि वो GS के जो 60 नंबर का है, रीजनिंग तो सब कर लेते हैं, सिलेक्शन तो GK GS वाला पार्ट ही कराता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा जो मैंने अपनी तरफ से की थी, क्योंकि 2 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है 2 बार के पेपर का, आप अभी 3-4 महीने के आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है, और ये जो पॉलिटी और ज्योग्राफी इनके बहुत ही क्वेश्चन है, और वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, एक बार आपने पढ़ रखा तो उसी को रिवीजन करते जाइए, और करंट अफेयर्स पे तो ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लगता है 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। अच्छा, रिसेंटली इन पेपर्स के अंदर मैंने एक चीज़ बहुत वो पाई है कि जैसे इरिगेशन है, हाइड्रोलॉजी है, ऐसे, क्योंकि देखिए हाइड्रो पावर है बेसिकली, तो पानी से बिजली बनाना है, यानी कि पानी रिलेटेड सब्जेक्ट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का कैसा पार्ट रहता है? इरिगेशन हाइड्रोलॉजी सर एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है। अब याद नहीं, अब भूल गए इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा लग रहा हो यार कि आप मतलब कुल मिला के पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्योंकि पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे सॉइल है वो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, और सबका ही इक्वल वेटेज। आप एक बार PYQ देख लीजिए, उससे ही पता लगेगा। और इजी पेपर, आपको पैन थ्योरेटिकली पेपर आया था लास्ट टाइम जब मैंने दिया था, तो मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब तक मैंने टेक्निकल दिया था। अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। वैसे सिलेबस तो देखिए SSC के जैसा सेम है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल का पार्ट पूछ रहे हैं, और लेकिन अगर मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो कई बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है, क्योंकि ये सब पर्टिकुलर पेपर ऐसा है जो हाइड्रो पावर पे काम करता है, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अच्छा पार्ट हो जाता है, और फिर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का अच्छा पार्ट हो जाता है, सॉइल मैकेनिक्स का अच्छा पार्ट हो जाता है। ये 3 सब्जेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने अपने हर एक सब्जेक्ट को कैसे, जैसे आपने बोला कि हर एक सब्जेक्ट को थॉरोली कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कैसे किया?
मैं जैसे मतलब एक तो होता है कि आपने कहा कि मैंने यूट्यूब की बहुत सी वीडियो से पढ़ा है और रेगुलरली बहुत सी वीडियो से देखा है, लेकिन यूट्यूब को आपने ऐसा रिवीजन के माध्यम इस्तेमाल किया है या फिर आपने इसको मतलब वहीं से सब कुछ पढ़ा है? नहीं सर, यूट्यूब को एज ए रिवीजन ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया है। प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी है, उसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा मुझे लगता है। और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स और सिविल की गोली एक हैंडबुक आती है, उन दोनों को अच्छे से रिवीजन करो। और टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज जो भी थे मैंने उस टाइम लगाया था, NHPC का टेस्ट सीरीज था, तो सारे टेस्ट लगाए थे। और मेरे टेस्ट में भी जैसे मार्क्स मेरे टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट में आ रहे थे, सेम वैसे ही मेरे 150 160 आ रहे थे और 152 मेरे ओरिजिनल मार्क्स में आए थे। ओवरऑल 160 बने थे आफ्टर करेक्शन। तो टेक्स्ट बुक के आप टेस्ट सीरीज सारी दो, सब्जेक्ट टेस्ट। अभी जितना टाइम है मुझे लगता है 1.5-2 महीने में 2 दिवाली तक पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 31 जुलाई लास्ट डेट थी और 31 जून लास्ट डेट थी और 21 जुलाई को पेपर हो गया था, तो बहुत ही जल्दी। और 28 अक्टूबर को जॉइनिंग लेटर भी आ गया था, तो बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो अगर जो भी 4-5 महीने की मेहनत है और जॉब हमारे हाथ में, तो प्रिपेयर करना। देखिए टेस्ट सीरीज़ में तो हमेशा ही मतलब मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा ना, जब इससे पहले मैं अभी टेक्स्ट बुक में नहीं था, उससे पहले जब आप पढ़ रहे थे मैं बाईजूस में था उस समय, ठीक है, तो बच्चे तब भी काफ़ी तारीफ़ करते थे टेस्ट सीरीज़ की टेक्स्ट बुक की। अभी तो खास बात है कि मैं प्रेजेंटली खुद भी टेक्स्ट बुक में ही हूँ, ठीक है, तो उस समय मैं ये पाता था कि बच्चे पढ़ते मुझसे थे वहाँ बाईजूस में, लेकिन क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज़ टेक्स्ट बुक की लगाते थे। सेम सर, मैं भी ऐसे ही करता था। मतलब टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ का लेवल नेक्स्ट है, मतलब उसके कोई कंपैरिजन में अभी तो मुझे नहीं लगता कोई जेई कैटेगरी में अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ के बराबर 50% भी नहीं कर। मतलब मेरा भी जैसे आपका एक रीज़न रहा कि टेस्ट सीरीज़ मुझे टेक्स्ट बुक से लगानी है, तो ऐसे मेरा भी एक रीज़न रहा कि यार मैंने कहा यार देखो बच्चे अगर मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं एक एंटिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ, जैसे उस समय मैं बाईजूस के साथ पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि एक ही जगह अगर ऐसी बना दी जाए जहाँ पर बच्चे पढ़ें भी और वहीं टेस्ट सीरीज़ लगा लें तो अच्छा रहेगा। वही एक रीज़न था मेरा मूव करके मैं बाईजूस से यहाँ टेक्स्ट बुक आया था, और एट प्रेजेंट मैं टेक्स्ट बुक पर पढ़ा भी रहा हूँ। बच्चे अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी लगा लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ वाला काम भी हो जाता है, क्लास वाला काम भी हो जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, तो मुझे भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है। तो ठीक है, मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इसमें। लेकिन ये है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप किसी बच्चे को कोई टिप्स देना चाहें NHPC के लिए, तो क्या टिप्स आप देना चाहते हो? कि आप पहले तो PYQ बहुत अच्छे से, और रिसेंटली जो भी 2-4 एग्जाम्स हुए होंगे उनके भी PYQ देखिए, और उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से, और जो आपका नोट्स बने हुए नोट्स और सिविल की गोली की हैंडबुक उसको अच्छे से रोज़ रिवीजन कीजिए। सिलेक्शन आपके तो वो हैंडबुक में मतलब ऐसा क्या खास है? क्योंकि आप जेई के पेपर में आपको भी पता है सर कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 लाइनर उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ मुझे लगता नहीं कि फिर 2-4 क्वेश्चन तो एक्सेप्टेड होते हैं कि कहीं बाहर से आ जाए, बट ऐसा नहीं। मतलब कुल मिला के अगर टिप्स में देखा जाए तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से कहीं ना कहीं ज्वाइन करके कंप्लीट करिए जैसे आपने किया। फिर रिवीजन के लिए आप यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स अगर आपने खुद नहीं बनाए तो आप सिविल की गोली वगैरह का किसी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हाँ सर। तो जो शॉर्ट नोट्स जैसे आपने बोला कि आपने खुद भी बनाए थे, उसमें ऐसा क्या आपने शॉर्ट नोट्स में रखा था? मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐसा रखा था कि जो मैं भूल जाता हूँ, जैसे अब ब्रिक्स के हैं परसेंटेज तो हर कोई भूल ही जाता है। जो भी चीज़ आपको लगता है, अब सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग क्या होता है। कौन फार्मूलेज कहाँ भूल रहा हूँ मैं, या आरसीसी में कौन सा फार्मूला कैसे भूल रहा हूँ, तो जो मैं भूलता था वही लिख रखे थे। और अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें लिखनी भी नहीं चाहिए शॉर्ट नोट्स में, फिर वो बहुत सारा बर्डन तो फिर पूरे नोट्स हो गए ना? पूरे ही नोट्स हो जाते हैं। मतलब जैसे आप हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, उनको 2-4-5-6 पेज में, मतलब और एक ही पेज को 2 पार्टों में डिवाइड करके, वैसे आपको छोटा भी लगता है और रिवीजन भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मैंने एक सब्जेक्ट रिवीजन कर लिया। ओके, तो मतलब ये है कि अपने जो भी पॉइंट्स आपसे मिस आउट हो जाते हैं या भूल जाते हैं उनको शॉर्ट नोट्स में रखिए। बाकी ऐसे शॉर्ट नोट्स वाली कई और भी पब्लिकेशंस बनाती हैं, कुछ छोटी बुक्स जैसे सिविल की गोली का आपने नाम लिया, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो और उनसे अपने रिवीजन को बेटर बना सकते हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लास्ट मेरा सवाल है, आपने और भी कोई पेपर दिया है रिसेंटली? हाँ रिसेंटली सर मैंने एई के एग्ज़ाम दिए हैं। ओके, UPPSC AE, यस। तो कैसा रहा? वो थोड़ी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी तो इसलिए वो नहीं हो पाया। फिर BPSC यही दिया, उसमें भी मार्क्स, मतलब वो एक होता है ना जो लास्ट के 10 मार्क्स होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं,
मुझे लगता है मैं वहाँ लैग कर गया। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आप ये पेपर भी दे रहे हैं, तो इतना टाइम मिल जाता है एनएचपीसी में काम करते करते कि आप कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके और देना चाहो? अगर आप खुद मोटिव हो तो अच्छा खासा मिल जाता है आपको। आपके वर्किंग टाइम के बाद आपको कोई परेशान नहीं करता, ना ही आपकी कॉल तो आती है। वर्किंग टाइम क्या होता है? वर्किंग टाइम सर 9 बजे से 5 बजे तक। ओके। थोड़ा शाम को 1 घंटा लेट हो जाता, ऑफिस है तो आप थोड़ा बहुत ठीक हो है। सकता। ओके, मतलब ये है कि 5-6 बजे तक आप पूरी तरह से फ्री हो जाते 6 हैं। बजे तक आप अगले दिन सुबह तक आप ठीक है, आप सुबह 10 सो बजे खाओ तक आप। घूमो, जो तो अच्छा आती है वो करो, ठीक है, मतलब उस बीच आप आराम से पढ़ सकते हो, यस सर, अपना टाइम दे सकते हो, और आप कोई और एग्ज़ाम भी देना चाहो आगे चल के तो दे सकते हो। यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है एक अच्छा कंक्लूजन है कि एनएचपीसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है। कोई अगर एसएससी जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है तो एनएचपीसी को भी टारगेट कर सकता है, बिल्कुल सर। और अच्छे अलाउंसेस और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आप कोई और पेपर भी दें, कभी सेलेक्ट हो तो आइएगा, फिर आपसे उसकी प्रोफाइल पूछ लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे, और अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो कोई आपको नहीं बता पाएगा अपने कमेंट से कि क्या क्या सीखा उसने, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो मे बी यू विल बी एबल टू रीड द कमेंट्स एंड गेट टू नो कि आप लोगों को क्या सिखा पाते हैं। यस सर। ओके, चलिए, तो एनएचपीसी में अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, ही कैन प्रिपेयर वेल, और क्या प्रोफाइल है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकती है, क्या टिप्स हैं, रवि ने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले अपने और भी कोई पॉडकास्ट के अंदर उसको ज़रूर इंक्लूड करें और आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।